हेलो स्टूडेंट, आप सबने बहुत अच्छे नोट्स बनाए, इसके लिए हमें बहुत खुशी है। आपका जो चैप्टर चल रहा था मसल्स का, वो कंप्लीट हो चुका है। अब नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, आज उसको पढ़ते हैं। तो आपने इससे पहले वाला जो भी चैप्टर पढ़ा है उसके अच्छी तरह नोट्स तैयार कर लें। कुछ बच्चों के नोट्स नहीं मिल पाए हैं और प्रॉपर रूप से बहुत अच्छी तरह से लिखें। कुछ बच्चों ने तो बहुत अच्छे बनाए हैं, कुछ की अभी थोड़ी सी कमी चल रही है। तो बेटा बहुत अच्छी तरह से नोट्स बनाएं, उसको समझें और बार बार रिवीजन करें। आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का अंतिम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो एक एक क्लास को ध्यान से सुनना है और समझना है। तो आज हम शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 22। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण या एकत्रीकरण, इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं। देखिए, इस चैप्टर के अंदर आपको आपकी बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोन्स वगैरह जो निकलते हैं, वो हार्मोन्स किन किन ग्लैंड से, किन किन ग्रंथियों से निकलते हैं, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में दे रखा है। तो उसके दौरान हम सारे हार्मोन्स, कौन सा हार्मोन किस ग्लैंड से निकलता है, सीक्रेट होता है, उसके बारे में देखेंगे और हार्मोन्स क्या क्या फंक्शन करते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो अब हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 22 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो शब्दों को, एक होता है एक्सोक्राइन, एक होता है एंडोक्राइन। तो हमारी बॉडी में दो प्रकार के सिस्टम देखने को मिलते हैं, एक्सोक्राइन सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। देखिए, एक्सोक्राइन का अर्थ होता है कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन्स या ग्लैंड्स होती है जो एक प्रकार से एंजाइम्स, स्लाइवा, ईयरवैक्स, इस तरह के जो प्रोडक्ट बनते हैं हमारी बॉडी में, उनको जो सीक्रेट करती है उसे एक्सोक्राइन कहते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा हार्मोन को रिलीज़ किया जाता है। किसे रिलीज़ किया जाता है? हार्मोन को। तो हार्मोन और जो एक्सोक्राइन से प्रोडक्ट निकल रहे हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है, उसके बारे में हम देखते हैं। देखो, यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने देखा इस प्रकार से हमने एंडोक्राइन सिस्टम में और एक्सोक्राइन सिस्टम में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ आपका स्टोमक है और स्टोमक के अंदर यहाँ हम अगर बात करना चाहें तो इस प्रकार से हमने कुछ ग्लैंड्स देखी थी। आपको अच्छी तरह याद होगा, इस प्रकार की ये हमें ग्लैंड्स देखने को मिली थी। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। आपने आमाशय के अंदर, स्टोमक के अंदर इस प्रकार की ग्लैंड्स देखी थी जिन्हें हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड का संज्ञा दी है, नाम दिया है। और यहाँ से इन सेल के द्वारा जो प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है, ये प्रोडक्ट यहाँ से बाहर निकलता है। तो देखिए, ये ऐसी ग्लैंड होती है जिसमें ये वाला जो पूरा पोर्शन आपको दिख रहा है, जिससे ये
प्रोडक्ट जो है बाहर निकल रहा है, इस वाले जो स्ट्रक्चर है उसको हमने नाम दिया एक डक्ट। क्या है ये एक डक्ट है, एक नलिका है। तो एक्सोक्राइन जो सिस्टम है, जो ग्लैंड्स हैं, जो एक प्रकार से प्रोडक्ट बना रही है, वो सारी ग्लैंड जो होती है वो विद डक्ट होती है, विद डक्ट। विद डक्ट का अर्थ हो गया कि ऐसी ग्लैंड्स जिसमें डक्ट प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो? डक्ट प्रेजेंट हो, उन्हें हम एक प्रकार से एक्सोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और जिनके अंदर डक्ट प्रेजेंट नहीं होती, ऐसी जो ग्लैंड्स होती है उन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है और बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। तो दोनों के अंदर हम तुलना करते हैं। यहाँ से जो भी प्रोडक्ट निकलेगा वो आपके यहाँ स्टोमक के अंदर आ गया। तो ये किसके द्वारा आया? आपने बोला कि यहाँ एक डक्ट है, इस डक्ट के द्वारा इस प्रोडक्ट का सिक्रेशन हुआ। तो जिस प्रोडक्ट का सिक्रेशन डक्ट के माध्यम से होता है, डक्ट के द्वारा होता है, ऐसे प्रोडक्ट को एक्सोक्राइन प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे हमारे स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस जो निकलता है, इसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं, जैसे हम पढ़ चुके हैं पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कुछ एसिड और एंजाइम्स जो निकल रहे हैं वो किससे निकल रहे हैं? यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकल रहे हैं। और गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? एक डक्ट प्रेजेंट होती है। तो जिसके अंदर आपको डक्ट नज़र आए, ऐसी जो ग्लैंड होती है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होगी। एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर डक्ट नहीं होती है, ये डक्ट लेस ग्लैंड होती है। कैसी ग्लैंड होती है? डक्ट लेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड, ये डक्टलेस ग्लैंड है, ये विद डक्ट। यहाँ पर जो प्रोडक्ट के रूप में हम देखेंगे तो इसका प्रोडक्ट कौन कौन से होंगे? अगर बात करें तो फर्स्ट सलाइवा, इसके एंजाइम्स, नेक्स्ट ईयरवैक्स। ये सब क्या है? ये सारे जो प्रोडक्ट हैं ये किसके द्वारा सिक्रेशन किए जा रहे हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा। तो बॉडी में बहुत सारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जो एंजाइम्स का, सलाइवा का, इसके अलावा ईयरवैक्स वगैरह, ये सारे प्रोडक्ट जो हैं ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। इसके अलावा डक्टलेस जो ग्लैंड होती है उन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और इसके द्वारा जो रिलीज होगा उस रिलीज प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे? रिलीज प्रोडक्ट, उसे हम हार्मोन कहेंगे। हार्मोन्स। तो हार्मोन्स किसके द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। हार्मोन्स में ध्यान रखने वाली बात यह है कि हार्मोन्स के अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होता, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं होता। न्यूट्रिएंट्स एब्सेंट, कोई भी पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है हार्मोन्स में। तो ये आपको याद रखना है, ध्यान देने वाली बातें हैं। अब हम यहाँ पर एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन को समझ चुके हैं। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन क्या होते हैं? एक्सोक्राइन एक प्रकार से ऐसी ग्लैंड जो विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन ये ग्लैंड कैसी होती है? ये नलिका युक्त होती है, विद डक्ट होती है। जबकि हमारी बॉडी में ऐसी ग्लैंड जो डक्टलेस होती है और प्रोडक्ट के रूप में हार्मोन रिलीज करती है, उन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे।
यहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन सी ग्लैंड्स को हम इंक्लूड करते हैं। यस, एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम में हम बात करते हैं एक ह्यूमन के अंदर कौन कौन सी ग्लैंड होती है जिन्हें एंडोक्राइन के नाम से जानते हैं। तो एक डायग्राम बनाते हैं, उससे समझते हैं। यहाँ पर हमने देखा हमारा ब्रेन इसके अलावा इस ब्रेन में यहाँ पर हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे हम देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके अलावा इसके पीछे की ओर एक और अन्य ग्लैंड होती है जिसे पिनियल ग्लैंड कहते हैं। तो आपके ब्रेन के अंदर मस्तिष्क में यहाँ पर सबसे ऊपर हाइपोथैलेमस ग्लैंड, इसके अलावा इसके ठीक नीचे की ओर पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके अलावा सबसे पीछे की ओर जो हमें दिख रही है इसे पिनियल ग्लैंड कहते हैं। पिनियल ग्लैंड। तो आपके ब्रेन में 3 प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड्स देखने को मिल रही है। हाइपोथैलेमस, इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके अलावा यहाँ पर पिनियल ग्लैंड। 3 प्रकार की यहाँ ग्लैंड देखने को मिली। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर ये थायराइड ग्लैंड, हमारे गले में ये थायराइड ग्लैंड होती है। थायरॉइड ग्लैंड, इसी थायराइड के पोस्टीरियर साइड में अगर बनाना चाहें इसी को पोस्टीरियर एंड के रूप में डोर्सल साइड ऑफ थायराइड, डोर्सल साइड ऑफ थायराइड,
ग्लैंड। एक, दो, तीन और ये चार, 2 पेयर्स। यहाँ पर डोर्सल साइड में थायराइड के अगर पीछे की ओर देखा जाए तो पीछे की सतह पे सरफेस पे आपको 2 पेयर्स के रूप में 2 अदर ग्लैंड्स देखने को मिलेगी जिन्हें कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड। तो यहाँ पर ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में मस्तिष्क के अंदर हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पिनियल ग्लैंड ये प्रेजेंट होती है। नीचे की ओर आते हैं तो आपके नेक वाले पार्ट में गले के अंदर थायराइड ग्लैंड होती है, जो सबसे बड़ी आपकी एक ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड। और थायराइड को अगर हम पीछे से देखें तो पीछे की ओर आपको पैराथायराइड ग्लैंड 2 पेयर में नज़र आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें थायराइड के बाद पैराथायराइड, और पैराथायराइड से अगर नीचे की ओर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें एक नेक्स्ट ग्लैंड देखने को मिलती है जिसे हम थाइमस ग्लैंड कहते हैं। थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड। ये जितने भी नाम आ रहे हैं ये सारे के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं आपकी, और सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपस में मिलकर एक सिस्टम बनाती है जिसे एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। यस, थाइमस के ठीक नीचे की अगर बात करें तो यहाँ हमें देखने को मिलती है एड्रिनल ग्लैंड। यस, ये एड्रिनल ग्लैंड। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है पैनक्रियाटिक ग्लैंड। ये एक पैनक्रियाटिक ग्लैंड के रूप में आपको दिख रही है। यस, इसको कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ठीक ऊपर होती है, एक कैप के रूप में आपको नज़र आती है, ये एड्रिनल ग्लैंड होती है। ये 1 पेयर होती है। प्रत्येक किडनी के ठीक ऊपर की ओर आपको ये ग्लैंड नज़र आती है, एड्रिनल ग्लैंड। यहाँ पर बात करें इसकी तो ये वाली जो ग्लैंड है इसे हम कहते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज ग्लैंड। अग्नाशय ग्रंथि। और नीचे की ओर आगे बढ़ते हैं
तो हमें देखने को मिलता है यहाँ पे मेल के अंदर टेस्टिस, मेल के अंदर हमें टेस्टिस नज़र आती है और फीमेल के अंदर हमें ओवरी नज़र आती है। In female, ovary gland and in male testes gland। तो मेल के अंदर टेस्टिस और फीमेल में ओवरी ग्लैंड होती है। इस प्रकार से ये सारी आपकी मेनली एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जिसमें हमने देखा हमारे ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस, उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड एंड डोर्सल साइड के अंदर देखे जाए ब्रेन में तो मिलती है पिनियल ग्लैंड। ठीक नीचे आते हैं तो नेक वाले पार्ट में आपको थायराइड ग्लैंड, इसके ठीक नीचे बात करें तो ये आपको थाइमस ग्लैंड नज़र आती है। लेकिन थायराइड के पीछे की डोर्सल साइड में देखा जाए तो पैराथायराइड ग्लैंड भी देखने को मिलती है। इसके अलावा और नीचे चलते हैं तो यहाँ पर आपको पैनक्रियाज ग्लैंड देखने को मिलती है और आपको किडनी के ऊपर ये टोपीनुमा स्ट्रक्चर के रूप में एड्रिनल ग्लैंड देखने को मिलती है। और नीचे चलते हैं तो मेल के अंदर टेस्टिस और फीमेल में ओवरी, ये आपकी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होती है, जनन अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है, टेस्टिस एंड ओवरी। तो ये एक ह्यूमन का एंडोक्राइन सिस्टम है। एंडोक्राइन सिस्टम मैन, एक व्यक्ति के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम इस प्रकार से आपको शो होता है, दिखाई देता है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इन एंडोक्राइन सिस्टम में एक एक पार्ट को देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम एक एंडोक्राइन ग्लैंड को देखते हैं जो हमारे ब्रेन में मौजूद है, उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, और एक उसके ऊपर जो है उसे कहते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो दोनों के बारे में एक बार देखते हैं। हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं, क्या संबंध होता है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड में, क्या रिलेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ लिखते हैं रिलेशन बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। तो दोनों में हम रिलेशन देखते हैं।
दिस इज पोर्टल वेन, पोर्टल वेन। न्यूरॉन सेल and यहाँ पर ये आपको पूरी पिट्यूटरी ग्लैंड नज़र आ रही है, मटर के दाने के समान होती है। दो इसके लोब नज़र आते हैं, एक एंटीरियर लोब होता है, एक पोस्टीरियर लोब होता है। एंटीरियर लोब को, ये एंटीरियर लोब है, यहाँ से लेके ये पूरा जो बना हुआ है इसे हम एडिनोहाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं, और ये पोस्टीरियर लोब है जिसे हम न्यूरोहाइपोफिस के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे पोस्टीरियर लोब और एंटीरियर लोब, इसके अंदर कुछ छोटी छोटी स्ट्रक्चर नज़र आती है आपको। ये एंटीरियर जो लोब है, एडिनोहाइपोफाइसिस के अंदर दो छोटे छोटे पिंड हैं जिन्हें हम पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिएट कहते हैं, और ये होता है पार्स नर्वोसा। तो इनको अब हम समझते हैं और साथ में ये भी समझते हैं कि पोर्टल वेन क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहले इनकी लोब का हम नाम लिखते हैं। इस लोब को, ये एक पिट्यूटरी ग्लैंड है जो दो लोब के रूप में आपको डिवाइड दिखाई दे रही है। ये वाली लोब कहलाती है एंटीरियर और ये कहलाती है पोस्टीरियर, अग्रपाली और पश्चपाली। तो मैं दोनों मीडियम में नाम लिख देता हूँ। एंटीरियर लोब, एंटीरियर लोब, and this one posterior lobe, posterior lobe। इसी का सेकंड नाम है न्यूरोहाइपोफाइसिस, 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 और इसको कहते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस। ये एडिनोहाइपोफाइसिस, एंटीरियर लोब एडिनोहाइपोफाइसिस के नाम से जानी जाती है, जबकि न्यूरोहाइपोफाइसिस को हम पोस्टीरियर लोब भी बोल सकते हैं। बोले तो ये पश्चपाली, हिंदी में बोले तो पश्चपाली, पश्चपाली, और इसको अग्रपाली कहते हैं, अग्रपाली, अग्रपाली एवं पश्चपाली। एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब, एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस के अंदर ये आपको जो नज़र आ रही है, इस स्ट्रक्चर को हम एक नाम देते हैं पार्स डिस्टेलिस, पार्स डिस्टेलिस। और यहाँ पर जो आपको येलो कलर में नज़र आ रही है इसे कहते हैं पार्स इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टेलिस। एंड पोस्टीरियर लोब में आपको जो वाइट कलर में नज़र आ रही है इसे हम कहते हैं पार्स नर्वोसा, पार्स नर्वोसा, पार्स नर्वोसा। तो आपको याद रखने हैं ये नाम। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर दो छोटे छोटे लोब्स नज़र आ रहे हैं। इस बड़े लोब के अंदर, बड़े लोब का नाम तो बन गया एंटीरियर लोब, और ये छोटे छोटे जो आपको और दो लोब नज़र आ रहे हैं, पिंड नज़र आ रहे हैं, पाली नज़र आ रही है, इन्हें हमने कहा, बड़ी वाली को तो पार्स डिस्टेलिस और छोटी वाली को पार्स इंटरमीडिया। इसी प्रकार से आपको पोस्टीरियर लोब के अंदर भी एक छोटी सी लोब नज़र आ रही है जिसे हमने नाम दिया है पार्स नर्वोसा। तो पार्स डिस्टेलिस
पार्स इंटरमीडिया एंड पार्स नर्वोसा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के ही पार्ट्स होते हैं। देखिए यहाँ पे इसे नाम दिया गया है, ये जो आपको दिख रहा है पूरा ये वाला पार्ट, यहाँ पर ये पूरा जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है ये हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है। हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस इसकी बात करें तो ये हो गए न्यूरॉन सेल, और न्यूरॉन सेल से ये एक प्रकार से केमिकल का सिक्रेशन हो रहा है इस पार्ट में। देखिए मेनली बात क्या है कि हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड के रूप में फंक्शन करती है, ये एक प्रकार से एक केमिकल का सिक्रेशन करती है। ये सिक्रेशन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के इन पार्ट्स में पहुंचता है। एक प्रकार से पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर बात करें एंटीरियर लोब के अंदर ये केमिकल का जब सिक्रेशन होगा तो एंटीरियर जो पार्ट है यहाँ पर पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया ये एक प्रकार से एक्टिव हो जाएंगे इस केमिकल के सिक्रेशन से, और एक्टिव होने के बाद यहाँ से इन पार्ट्स के द्वारा भी कुछ केमिकल का सिक्रेशन होता है, और ये सिक्रेशन हमारी बॉडी में विशेष ऑर्गन के पास पहुँचता है, और वो ऑर्गन भी अब क्या करेगा, एक्टिव होकर एक विशेष केमिकल जिसे हार्मोन कहते हैं का सिक्रेशन करवाता है। तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से हम ये घटनाएं देखते हैं। यहाँ पर ये हो गई न्यूरॉन सेल, और न्यूरॉन सेल में जो इस केमिकल को लेके आ रही है इसे हमने एक नाम दिया है, ये है एक पोर्टल वेन। पोर्टल वेन हमारी बॉडी में दो जगह देखने को मिलता है, दो जगह पोर्टल वेन नज़र आती हैं जो इस प्रकार से जुड़ी होती है और फंक्शन करवाती है। एक हमने देखा था डाइजेशन सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर यानी कि ड्यूडेनम वाला जो पार्ट था वहाँ से लेकर लीवर तक भी एक पोर्टल जाती है, पोर्टल वेन, और दूसरी पोर्टल वेन आपको यहाँ नज़र आएगी। बॉडी में दो प्रकार की पोर्टल वेन देखने को मिलती है, एक को हमने पढ़ा है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ड्यूडेनम से लेके लीवर तक जुड़ी होती है, और दूसरी हम यहाँ पढ़ रहे हैं पोर्टल वेन जो आपको कहाँ देखने को मिल रही है, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में। तो आपको समझ में आ गया होगा ये पोर्टल वेन है और ये एक प्रकार से इस केमिकल को यहाँ तक पहुँचा रही है। यस, यहाँ दोबारा देखें, यहाँ पर अगर हम बात करें एक न्यूरॉन सेल की, एक न्यूरॉन सेल अगर दूसरे न्यूरॉन, एक न्यूरॉन सेल का अगर दूसरे न्यूरॉन के पास अगर केमिकल का सिक्रेशन होता है तो ध्यान देना, ये एक न्यूरॉन सेल, ये दूसरी न्यूरॉन सेल है। यहाँ पर आपको पता है ये केमिकल होगा, यहाँ पे केमिकल भरा होता है जिसे हमने न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से जाना। जब एक न्यूरॉन से केमिकल दूसरे न्यूरॉन के पास जाता है तो ध्यान रखना वो न्यूरोट्रांसमीटर होता है। क्या होता है वो? न्यूरोट्रांसमीटर। और न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में हमने एक स्केलेटल जो मसल है या स्केलेटल जो न्यूरॉन है उसमें हमने एसिटाकोलिन को पढ़ा है। इसके अलावा अगर एक न्यूरॉन हमारी बॉडी के किसी अन्य पार्ट में इस केमिकल का सिक्रेशन करवाया जाता है तो उसे न्यूरोट्रांसमीटर नहीं कहेंगे, उसे हार्मोन के नाम से जाना जाएगा। अगर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन तक इस केमिकल का सिक्रेशन करवाती है स्नेप्स वाले भाग से तो वो तो हो जाएगा न्यूरोट्रांसमीटर। और एक न्यूरॉन अगर किसी हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट में इस प्रकार के केमिकल का सिक्रेशन करवाती है तो वो कहलाता है हार्मोन। तो ध्यान देना, लेकिन ये जो न्यूरॉन है वो कहाँ होनी चाहिए? ये आपके एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर होनी चाहिए, तभी हम इसको क्या बोलेंगे? हार्मोन बोलेंगे। तो ध्यान से आपको समझना है।
यहाँ पर ये न्यूरॉन्स हैं और न्यूरॉन्स कहाँ पर है आपको पता है, ये हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड है और ग्लैंड जो है ये एंडोक्राइन ग्लैंड है और एंडोक्राइन ग्लैंड से जब ये न्यूरॉन से जब केमिकल निकलेगा और पिट्यूटरी भाग पर जाकर एक प्रकार से अटैक करेगा तो यहाँ पर इस केमिकल को हम हार्मोन के नाम से जानेंगे। और जो हार्मोन होंगे हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाले जो हार्मोन होगा या केमिकल होगा उसको दो प्रकार से आप आराम से पहचान सकते हैं। एक तो उसके सामने क्या लिखा मिलेगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम बोलेंगे इनहिबिटिंग। जिस शब्द के पीछे इनहिबिटिंग लिखा मिल जाए इसका अर्थ है वो हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है। किससे रिलीज हो रहा है? हाइपोथैलेमस से। इसके अलावा दूसरा हम एक नाम पढ़ते हैं रिलीजिंग। दो शब्द आएंगे, इनहिबिटिंग और रिलीजिंग, दोनों ही किससे संबंधित है? हाइपोथैलेमस से। जिस हार्मोन के नाम के पीछे इनहिबिटिंग या रिलीजिंग लिखा मिले इसका अर्थ है कि वो हाइपोथैलेमस का सिक्रेशन है जो किस पे हो रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड पर हो रहा है। और पिट्यूटरी ग्लैंड पर जब हो रहा है तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होगी? एक्टिव होगी और पिट्यूटरी ग्लैंड भी कुछ विशेष प्रकार का केमिकल का सिक्रेशन करेगी जो हमारी बॉडी में विशेष ऑर्गन के पास पहुंचेगा और वो ऑर्गन एक विशेष केमिकल या हार्मोन को रिलीज करेगा। तो आपको यहाँ पर आज की क्लास में इन चीज़ों को विशेष ध्यान में रखना है। एक तो हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में हमने बहुत सारी ग्लैंड देखी जिसमें हमने ब्रेन से लेके और हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट तक, तो उसमें हमने देखा ब्रेन के अंदर सबसे जो मेनली जो ग्लैंड है हाइपोथैलेमस और उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड और जो आपके डोर्सल साइड होता है पोस्टीरियर साइड में ब्रेन के, वहाँ पर आपने पिनियल ग्लैंड देखी। तो तीन तो हमने ब्रेन में देखी। फिर हम यहाँ थायराइड पर पहुँचते हैं। थायराइड कहाँ होती है? नेक वाले पार्ट में। और इसी के पोस्टीरियर एंड में आपको देखने को मिलती है पैराथायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट बात करें तो नीचे की ओर चलते हैं तो यहाँ पर होती है आपकी थाइमस ग्लैंड और नीचे चलते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है एड्रिनल ग्लैंड। इसके अलावा और नीचे चलते हैं तो मेल में आपको टेस्टिस नज़र आती है और फीमेल में ओवरी ग्लैंड नज़र आती है। तो ये सारी जो ग्लैंड है इनको हम सम्मिलित रूप से एक सिस्टम के रूप में पढ़ते हैं जिसे एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पर आज हमने हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी में एक रिलेशन देखा। रिलेशन कौन सा है? यहाँ पर रिलेशन में दो बात आती है कि एक पोर्टल वेन है जो इन दोनों के बीच में रिलेशन बना रही है। यहाँ पर न्यूरॉन सेल से जो केमिकल का सिक्रेशन होगा वो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो पार्ट्स हैं, हमने यहाँ पर दो लोब देखी है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर लोब में हमने दो पार्ट देखे, पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। तो यहाँ पर ये केमिकल पहुँचता है और पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव होती है। इसी प्रकार से पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव होने के बाद कुछ विशेष केमिकल का सिक्रेशन करेगी किस विशेष पार्ट में जाके। जैसे हम बात करें कि यहाँ से कुछ केमिकल का सिक्रेशन हुआ, थायराइड के पास पहुँचा या रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास पहुँचा, इसका अर्थ है कि अब वो पार्ट्स एक विशेष प्रकार का केमिकल जनरेट करेंगे, उत्पन्न करेंगे, जिन्हें हम हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो इन दोनों के बीच में ये रिलेशन होता है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को एक प्रकार से उद्दीप्त कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस इसको एक्टिव करता है, उद्दीप्त करता है। और हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स या केमिकल जो सिक्रेशन हो रहा है वो दो तरह से पहचान में आएगा। जो भी नाम आएंगे यहाँ पर, एक तो लिखा है इनहिबिटिंग और एक होता है रिलीजिंग। तो ये दोनों शब्द किसके लिए आएंगे? हाइपोथैलेमस के केमिकल के लिए या हार्मोन्स के लिए। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं। आप इसको अच्छी तरह से डायग्राम को बनाना, समझना और इसके नोट्स प्रिपेयर रूप से अच्छी तरह से शानदार तरीके से तैयार करना है आपको। धन्यवाद।